नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल की। बायोमोलिक्यूल के 3 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में पहला और दूसरा पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड था। तीसरे में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे विटामिन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये छोटा सा ही लेक्चर रहेगा। यदि आपने हमारे साथ बायोमोलिक्यूल ढंग से पढ़ लिया तो आपके बायोमोलिक्यूल में सेकंड ग्रेड में लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे। यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं इतना ही दावा कर सकता हूं कि आप यदि बायो में, केमिस्ट्री वाला तो आपका क्लियर हो गई होगा, आप यदि बायो वाला भी, बायो के एनसीईआरटी में आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको वहां 70 से 80% चीजें आपको सेम ही मिलेगी। इसलिए साथियों, आपको मन लगा के पूरा डिटेल में पढ़ना है। जो भी आपको पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप वो पॉइंट नोट करते जाना, क्योंकि एक बार आपकी यदि हैबिट बन गई कि आप, मैं जो भी समझा रहा हूं आप उसको रेगुलर उसको समझ रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपके सारी एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, लाइन नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे चमकेगा कि हाँ, सर ने ऐसा कुछ करवाया था, इसका आंसर ये होना चाहिए। जिस दिन आपकी ये प्रैक्टिस बन गई उस दिन आप भी सेकंड ग्रेड के टॉपर्स में होंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आप मेरी क्वालिफिकेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सर ने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, और ढंग से पढ़ने के बाद ही हम आपके बीच में डिलीवर कर रहे हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो आप सबके बीच में मैं सुभाष बांबू, आईआईटी बॉम्बे से मैंने एमएससी कर रखी है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 47 से। इसके साथ अभी वर्तमान में जेएसओ, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ नेट जेआरएफ 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ दोनों का इंटरव्यू दे चुका हूं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में 2.5 से 3 साल के पद पर मैंने जूनियर केमिस्ट के पद पर रह चुका हूं, और उस टाइम मेरी पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक से सिलेक्शन हुआ था। ये उपलब्धियां इसलिए ही प्राप्त हो पाई मेरे को क्योंकि मैंने केमिस्ट्री को रटने की बजाय समझने पे ज्यादा फोकस किया, एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को समझा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे एनसीईआरटी वाला हो, तो अपन उसको तुरंत कैच कर लेंगे कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसका आंसर ये है। आरपीएससी आरपीएससी का एक पैटर्न है कि आरपीएससी 100 में से लगभग 95 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही देगी। बस कंडीशन ये है कि हमें मेन एग्जाम में याद नहीं रह पाता क्योंकि हम एनसीईआरटी को रटने की कोशिश करते हैं। आप रटने के बजाय जिस दिन एनसीईआरटी को समझने पे ध्यान देने लग गए, उस दिन आपका स्तर आज के स्तर से बहुत अच्छा होगा, और एक जो सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट है उसके साथ आप रेस करोगे। तो इस सब के बीच आज हम बात करेंगे विटामिन और न्यूक्लिक एसिड की। तो अपना टॉपिक है विटामिन। देखो, बायोमोलिक्यूल का मतलब ही है कार्बनिक पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तो आपको पूछ सकता है कि विटामिन कौन से पदार्थ है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। ये हमें विटामिन कोई ज्यादा एक्सेस में नहीं लेने होते, विटामिन बहुत ही कम मात्रा में लेने होते हैं। लेकिन यदि विटामिन की कमी, छोटी सी भी कमी हो गई, थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी आ गई, तो उससे हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। तो विटामिन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इन यौगिकों को हम विटामिन बोलते हैं। अधिकांश विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन पौधों के द्वारा लगभग सभी विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पौधों में तो सभी विटामिन का संश्लेषण होता है, हमारे शरीर में लगभग वो विटामिन संश्लेषित नहीं हो सकते। यदि मैंने एक बात आपको बताई थी कि शरीर में यदि संश्लेषित नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको आवश्यक बोलते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड है ना, इसी प्रकार ये भी एक आवश्यक होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, अतः इन्हें आवश्यक आहार माना जाता है। तो आपको पता चल गया कि ये शरीर में संश्लेषित नहीं होने की वजह से क्या माना जाता है, इनको आवश्यक आहार माना जाता है। और उसकी वजह से आवश्यक आहार
माना जाता है। और आवश्यक आहार को हम किस में लेते हैं? भोजन के द्वारा लेते हैं। भोजन के द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। अब आगे देखो, आहार नली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिन को उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे शरीर जनरली नहीं करता है, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विटामिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध होते हैं। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें सभी विटामिन हमारे को लेने कंपलसरी है। यदि हम नहीं लेते हैं तो विटामिन की वजह से हमारे में शरीर में कमी आ जाती है, कुछ न कुछ रोग हो जाता है। विभिन्न विटामिन भिन्न श्रेणियों से संबंधित है, अतः इन्हें संरचना के आधार पर प्रभाषित करना कठिन है। ये संरचना के बेस पे हम इनको नहीं समझा सकते। तो अब आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि विटामिन क्या होते हैं। ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ है जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है। अब ये इष्टतम यानी यदि हमारे शरीर में विटामिन प्रॉपर है तो जो वृद्धि होनी चाहिए थी एक्चुअली उस वृद्धि को मेंटेन करना है तो हमें विटामिन प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा। अब विटामिन को हम ABCD के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें से जैसे बी है, बी श्रेणी में उपवर्ग है। आपने पढ़ा होगा B1, B2, B3, B6, B12 ऐसे इनको बोलते हैं हम उपवर्ग या उप श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, B6, B12 ऐसे नाम दिया गया है। विटामिन का ज्यादा यदि एक्सेस में आप विटामिन लोगे वो भी हानिकारक है। ज्यादा विटामिन भी नहीं लेना हमें। तो जो कई कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि आपको ऐसे लगता है मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, हम जाके मेडिकल स्टोर पे और विटामिन की टेबलेट ले लेते हैं। ये भी हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे शरीर में नुकसान होते हैं। तो चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। तो आप सबसे पहले डॉक्टर्स को दिखाओ। यदि किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है भी इस विटामिन की वजह से मेरी ये हो रही है, जब तक आप डॉक्टर्स की परामर्श नहीं लोगे तब तक आप सीधे मेडिकल स्टोर से विटामिन की गोलियां खाना आपकी स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। तो विटामिन आपको पता चल गया कि विटामिन की कम मात्रा भी हमारे शरीर में क्या कर सकती है, रोग पैदा कर सकती है। अब ये आगे बोला विटामिन क्या है, विटल प्लस एमिन से जुड़कर मिला हुआ है। अब देखो एमिन, इसका मतलब विटामिन में कहीं ना कहीं पहले एमिन ग्रुप रहा होगा, लेकिन क्योंकि प्रारंभ में पहचान करने वाले यौगिकों में एमिन समूह था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित होती है, इसमें अधिकांश में एमिन समूह नहीं होता है। अतः अंग्रेजी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर ई हटा दिया गया और वर्तमान में विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी अभी आपको पूछ लिया जाए क्या इसमें एमिन समूह होता है, तो एमिन समूह होना ऐसे कोई जरूरी नहीं है विटामिन में। ठीक है, अब विटामिन का वर्गीकरण। अब देखो विटामिन दो तरीके से होते हैं, एक वसा में विलय होते हैं, एक जल में विलय होते हैं। आप तो जल वाला याद रखना, BC। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में विलय होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे किसमें, वसा में विलय होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से बच गए, जैसे ए बच गया, फिर बी आ गया, सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर के आ गया। ये विटामिन वसा में विलय होते हैं और ये विटामिन जल में विलय होते हैं। देखो पहला वसा में विलय विटामिन, इस वर्ग में उन विटामिन को रखा गया जो वसा तथा तेल में विलय होते हैं परंतु जल में अविलय होते हैं। कौन कौन से विटामिन है, A, D, E और के वाले, ये सेम विटामिन आ गए। ये यकृत तथा एडिपोज ऊतक में संग्रहित रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन ये, यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए कि यकृत तथा एडिपोज वसा संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित रहते हैं। तो पूछ सकते हैं वसा वाले जो विटामिन है वो किस में स्टोर रहते हैं, तो यकृत में रहते हैं और एडिपोज में रहते हैं, एडिपोज में रहते हैं। अब दूसरा आगे जल में विलय विटामिन, बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी जल में विलय होते हैं, यानी बी और सी विटामिन जल में विलय होते हैं। अतः इनको एक साथ एक वर्ग में रखा गया है। जल में विलय विटामिन की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए। देखो कोई भी, हमने पीछे भी अमीनो एसिड पढ़े थे कि जो जल में विलय होते हैं वो हमें पता है मूत्र के द्वारा विसर्जित होते रहते हैं, तो उनको हमें शरीर में आवश्यकता पड़ती है उनकी टाइम टू टाइम। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आहार में प्रॉपर तरीके से इनको लेना पड़ता है। तो यदि हम हमारे खाने में, हम हमारी डाइट में यदि इनको विटामिन जो जल में विलय विटामिन है इनकी पूर्ति हम खाने से नहीं करवाएंगे तो शरीर के अंदर रोग आना निश्चित है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी है उनको हम खाने में रेगुलर रूप से क्या होगा, नियमित रूप से हमें लेना पड़ेगा।
अतः ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में विटामिन बी 12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि विटामिन बी और सी जल में है विलय, और इनको क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में संचित नहीं कर सकते, शरीर में संचित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते। अब क्या है, कई बार ऑप्शन बोल देते हैं, हमें क्या है विटामिन बी याद रहता है कि जल में विलय होता है, उनको शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। अब आपको ऑप्शन दे दी जाए B1, B2, B6 और B12, चार ऑप्शन में से ये बोल दिया जाए किसको हमारे शरीर में संचित किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा B12, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन B12 को छोड़ के बाकी किसी को भी शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। तो आपको पूछ सकता है तो B12 विटामिन हमारे शरीर में क्या होता है, संचित किया सकता है यानी स्टोर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गए कि ADE के इनको तो शरीर में स्टोर करते ही है। पूछ सकता है कहाँ पे करते हैं, तो यकृत में करते हैं और एडिपोज में करते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 भी इसमें आएगा। तो आपको पूछ सकता है कि वसा विलय जो विटामिन उनका स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो यकृत में होता है इनका स्टोर या एडिपोज में होता है। इसके अलावा BC में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका शरीर में संग्रहित किया जा सकता है या शरीर में स्टोर किया जा सकता है, तो विटामिन B12। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया। तो RPC सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है कि वसा में विलय विटामिन कौन सा है और जल में विलय विटामिन कौन सा है, तो जल वाला कौन सा आएगा, BC। इसके अलावा बाकी सारे फैट में विलय आएंगे। अब देखो विटामिन ए, पिछली बार सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। विटामिन ए, विटामिन ए इसमें इससे रोग पूछता है अपने, कौन सा रोग होता है, तो जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया रोग होता है या फिर रात्रि अंधता रोग हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि जीरोथैलेमिया, और पूछ सकता है जीरोथैलेमिया में रोग में क्या होता है, तो इसमें इस रोग में क्या होता है, जो हमारे आंख के अंदर का कॉर्निया होता है वो कठोर हो जाता है, आंख के अंदर का कॉर्निया कठोर हो जाता है, ये जीरोथैलेमिया रोग होता है, ये विटामिन ए की वजह से होता है। अब हमें पता है विटामिन बी, इसके अंदर हमने वर्ग पढ़े थे, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12। B1 को क्या बोलते हैं, थाइमिन, सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहीं से पूछते हैं क्वेश्चन। B1 को क्या बोलते हैं, थाइमिन। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। B6 को क्या बोलते हैं, पेरोडेक्सिन। और B12 इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। यहाँ पे नहीं लिख रखा लेकिन साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन बोलते हैं, ठीक है। B1, B1 थाइमिन, थाइमिन आ गया। और B1 की वजह से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो दुश्मन कितने, बेरी एक ही होता है, आदमी का बेरी बेरी कितना होता है, एक होता है। तो B1 ऐसे याद रख सकते हो आप कि B1 हमारे बेरी बेरी कितना, एक। तो B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, बेरी मतलब दुश्मन। तो B1 आ गया। और B1 का नाम क्या होता है, थाइमीन। देखो B2, दो ऐसे, दो से क्या आ गया, यहाँ ऐसे दो आ गए, इस दो से देखो ऐसे भी तो लिख सकते इस दो को ऐसे, राइबोफ्लेविन। तो इसका नाम क्या आ गया, राइबोफ्लेविन। ये दो है, इस दो से राय, ये रा वाला भी दो आएगा, ये B2 भी दो है, तो इस दो से ये आ गया राइबोफ्लेविन। तो दो से क्या आएगा, राइबोफ्लेविन, नाम पूछ सकता है। या इससे ये भी पूछ सकता है इससे कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस रोग होता है। तो इससे कौन सा रोग होता है, B2 से किलोसिस रोग होता है। बेरी एक होते हैं, फिर किलोसिस, किलोसिस का मतलब होता है मुंह व होठ के किनारों पर दरार पड़ जाती है, होठ फटने लग जाते हैं हमारे, मुंह भी फटने लग जाता है। उसकी वजह से कौन से रोग की वजह से होता है, B2 की वजह से होता है। इसके अलावा पाचन क्रिया में अव्यवस्था आ जाती है और त्वचा में जलन होती है। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारे शरीर में, हम बोलते हैं कई बार शरीर जलने लग जाता है, तो वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, वो विटामिन B2 की कमी से होता है। तो B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे किलोसिस रोग होता है। अब देखो विटामिन B6, ये क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड में पिछली बार पूछा था। विटामिन B6 कौन सा, इसे इसका क्या नाम है, पेरोडॉक्सिन। B6, B6 का क्या नाम है, पेरोडॉक्सिन या पेरिडॉक्सिन, ठीक है, पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन आ गया। इसका, इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे मरोड़ पड़ना, जो हमारे से जैसे हाथ पैर की हड्डियां होती है इनमें मरोड़ पड़ जाती है, तो ये किस विटामिन की वजह से होता है, तो ये विटामिन B6 की वजह से होता है। इसके अलावा परनिसिस एनीमिया, ये विटामिन B12 और B6 का कॉमन रोग होता है। इसके अलावा परनिसिस एमीनिया भी कई बार लिखा होता है, परनिशियस एनीमिया, एनीमिया, ये दोनों में होता है विटामिन B6 B12, लेकिन हमारे NCERT में नहीं लिखा हुआ, तो हमें
ये याद नहीं रखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मरोड़ पढ़ना, तो B6 का रोग क्या होता है, मरोड़ पढ़ना। और B6 को क्या बोलते हैं, तो पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। फिर आगे विटामिन B12, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। इसकी वजह से क्या रोग होता है, तो इसकी वजह से होते हैं पर्निशियस एनीमिया, पर्णासी रक्त अल्पता, पर्निशियस एनीमिया आ गया। और इसके अलावा आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है। तो विटामिन B12 के दो पूछ सकता है, विटामिन B12 से कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो पर्निशियस एनीमिया होता है, दूसरा आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब देखो विटामिन सी, विटामिन सी का क्या नाम, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये नाम तो सबको पता ही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है। और विटामिन सी, सी से सी से सक्रिवी। तो देखो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो सक्रिवी रोग होता है। तो विटामिन सी, सी से क्या होगा, से क्या होगा, सक्रिवी रोग, यानी मसूड़ों में खून आने लग जाता है। जो हमारे दांत है, दांत के नीचे मसूड़े होते हैं, इनमें खून आने लग जाता है। किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से। फिर विटामिन डी, विटामिन डी हमें पता है सूर्य वाला होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो देखो सूर्य के प्रकाश में होता है ये विटामिन डी। इसकी वजह से दो रोग होते हैं, बच्चों में अलग होता है और जो वयस्क होते हैं उनमें अलग होता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेटस। बच्चों का रोग कौन सा होता है, रिकेटस। बच्चों में जो अपने हड्डियां होती है ये मुड़ने लग जाती है, किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। और बड़ों में क्या होता है, ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलेशिया यानी जोड़ों में दर्द वगैरह रहने लग जाता है, तो ओस्टोमलेशिया। तो दो रोग होते हैं, बच्चों में रिकेटिस और बड़ों में ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलेशिया ये बड़ों में होता है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई आरबीसी की भूरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी होती है। या फिर इसको जनन विटामिन भी कहा जाता है, सर्टेलिटी विटामिन बोल सकते हैं इसको, सर्टेलिटी। आपको पूछ सकते हैं सर्टेलिटी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई को हम बोलते हैं जनन या सर्टेलिटी विटामिन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मांसपेशियों की कमजोरी विटामिन ई की वजह से भी आ सकता है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखता है कि सुंदरता वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई। विटामिन ई को हम सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। इससे आदमी क्या, यदि विटामिन ई होता है प्रॉपर मिलेगा तो आदमी का सुंदरता यानी चेहरे में चमक होगी, इसको विटामिन ई हो गया। लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी में वही पूछेंगे एग्जाम में। फिर विटामिन के, विटामिन के हो गया रक्त के थक्का जमाने में काम आता है। विटामिन के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हम दो चीज काम में लेते हैं, एक तो कैल्शियम 2+ आयन और एक विटामिन के काम में लेते हैं, बस दो ही काम में लेते हैं। तो रक्त के थक्का जमाने में वृद्धि कौन करता है, विटामिन के। तो आपको पूछ सकता है कि जो रक्त है उसमें थक्का जमाने में कौन कौन से आयन इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आ गया कैल्शियम साइन, कैल्शियम 2+। विटामिन में पूछ सकता है तो विटामिन के, जो हमारे शरीर में रक्त में थक्का जमाता है। इसी के साथ विटामिन खत्म, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था विटामिन। आज विटामिन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये देखो। अब न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर डीएनए और आरएनए इनमें होता है। तो देखो क्या क्या बोलता है ये न्यूक्लिक अम्ल, एक बार इसकी थोड़ी हम थोड़ी जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो पढ़ते हैं। कि प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदस्य होती है। सही बात है, हमारे पूर्वजों के लक्षण हमारे में आते हैं। ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार संचरित होते हैं, ये पाया गया कि जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जिन्हें अनुवांशिकता भी कहते हैं। सही बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के लक्षण को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो पूछ सकता है कि अनुवांशिक किसकी वजह से होता है, तो क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं। देखो ये रहा प्रोटीन और अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बना होता कौन, क्रोमोसोम। और जब ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल हमें पता है हमारे शरीर में दो होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा कई बार यहाँ पे दिमाग जाता ही नहीं है और एनसीईआरटी के छोटी छोटी लाइन पूछती है, यहां से पूछ लेती है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड, पूछ सकता है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की।
न कि साइड की। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल को क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इनको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लिक अम्ल या इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल का संगठन क्या होता है, डीएनए अथवा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से। देखो हमें पता है कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनके अपघटन कराएंगे हमें। तो अपघटन का मतलब होता है ये किन किन से मिलकर बना होता है। यदि इनका अपघटन कराएंगे, इनको तोड़ेंगे, तो इनमें क्या क्या मिलेगा हमें, तो इससे हमें मिलेगा एक तो पेंटोज शुगर मिलेगी, यानी एक तो पेंटोज शुगर शर्करा से मिलकर बना होता है। दूसरा इसमें क्या मिलेगा हमें, एक फॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा। इसके अलावा देखो अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, एक क्षार मिलता है, और एक क्या मिलेगा, हेट्रोसाइक्लिक क्षार मिलेगा। एक क्या मिलेगा, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक वाला, यौगिक वाला डैश यानी क्षार मिलेगा, वाला क्षार मिलेगा। ठीक है, तो तीन चीज, तो डीएनए या आरएनए किस किस से मिलकर बना होता है, तो पेंटोज शर्करा से, फॉस्फोरिक अम्ल से, और विषम चक्रीय वाला क्षार यौगिक से मिलकर बना होता है। तीन है, इसीलिए इनका नाम क्या है, टाइड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तीन से मिलकर बना न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो आप मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब शर्करा कौन सी होती है, तो पेंटोज शर्करा कौन सी होती है, ये पूछ सकता है आपको, पेंटोज शर्करा। तो देखो पेंटोज शर्करा डीएनए के लिए अलग होती है, आरएनए के लिए अलग होती है। डीएनए के लिए कौन सी होती है, तो डीएनए के लिए बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, आरएनए के लिए कौन सी होती है, तो बीटा डी राइबोज होती है। पूछ सकता है आपको कि डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित पेंटोज शर्करा आरएनए में कौन सी होती है, तो बीटा डी राइबोज होती है। पूछ सकता है डीएनए में कौन सी होती है, तो बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है कि शर्करा कौन कौन सी होती है, तो डीएनए में कौन सी होती है, आरएनए में। डी का मतलब ही डीऑक्सी है, यानी ऑक्सीजन को हटाना है इसमें। तो बीटा डी टू, दो नंबर कार्बन है, उससे हमें ऑक्सीजन को हटाना है, बस इतना याद रखना है। तो टू डीऑक्सीराइबोज आ गए, और यहाँ पे बीटा डी राइबोज आ गया। तो देखो यहाँ पे डीएनए अथवा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोज शर्करा मिलती है, एक फॉस्फोरिक अम्ल मिलता है, एक नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक जिसे क्षारक कहते हैं प्राप्त होते हैं। तीन चीज प्राप्त होगी। अब डीएनए अणु में शर्करा अद्रास इकाई, अब आपको पूछ सकता है कि इसमें मोइटीज, जो शर्करा की मोइटीज होती है वो कौन सी होती है, तो डीएनए में होती है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में क्या होता है, बीटा डी राइबोज। ये वाले हमने बताई दी आपको। डीएनए में कौन सी होती है, तो ये शर्करा है, कौन सी शर्करा होती है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में बीटा डी राइबोज। अब देखो राइबोज क्या होता है, आपको राइबोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो राइबोज की स्ट्रक्चर CHO, CH2OH। पहली बात तो ये पेंटोज शर्करा होती है, यानी 5 कार्बन की शर्करा होती है। तो देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये 5, 5 कार्बन। दूसरी बात, इनमें HOH एक ही साइड होते हैं, सारे एक दिशा में ही होते हैं ऐसे। इसको क्या बोलेंगे हम, राइबोज शर्करा है ये। दूसरी बात देखो, हमने ये बात को आपको बताया था कि जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हिसाब से निकालते हैं हम, जो अंतिम एसिमेट्रिक कार्बन है उस पर उपस्थित OH समूह को देखते हैं। देखो यहाँ पे अंतिम एसिमेट्रिक कार्बन ये वाला है, 4 नंबर कार्बन। इस 4 नंबर कार्बन पे OH की कौन सी साइड है, दाई साइड है। दाई साइड OH हो तो इसको क्या बोलते हैं, डी। तो ये कौन सा है, डी राइबोज है, इसको क्या बोलते हैं हम, डी राइबोज बोलेंगे। ठीक है, तो डी राइबोज शर्करा आ गई। अब हमें ये भी पता है कि जो अंतिम कार्बन असममित कार्बन है उसका OH हमेशा क्या बनाता है, एक वलय बनाता है। तो देखो यहाँ से इस ऑक्सीजन का अटैक होगा इस CHO पे, और वलय बनेगी। कितने नंबर कार्बन की बनेगी, कितने कार्बन की कितने नंबर रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4 और 5 सदस्यीय रिंग बनेगी। तो एक 5 सदस्यीय रिंग बनेगी, 5 सदस्यीय वलय बनेगी। ये रही 5 सदस्यीय वलय। तो देखो ये इसमें आपको OH एक साइड दिखेंगे। अब यदि OH आपका ऊपर हो, मैंने आपको सारे करवा रखा है, यदि आपका OH ऊपर हो और यदि आपका OH नीचे हो, तो इससे क्या, इससे हमें बीटा और अल्फा नामकरण डिसाइड होता है। यदि OH ऊपर हो तो बीटा होता है, और यदि OH नीचे की साइड हो तो उसमें अल्फा नाम होगा।
तो देखो यहाँ पे OH ऊपर है तो बीटा आएगा, OH ऊपर है तो बीटा आएगा। तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया। और HOH हमेशा एक साइड रहेगा। अब देखो इसमें 2 नंबर कार्बन में क्या है, OH हट गया, ऑक्सीजन हट गया, OH में से ऑक्सीजन हट गया तो सीधा HH आएगा। बस ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकता है कि बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज की शर्करा क्या है, सॉरी शर्करा का स्ट्रक्चर क्या है। देखो राइबोज, अब मैं आपको एक अलग पेज में इसको समझाता हूँ। देखो राइबोज, आपको ये स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, CHO, HOH, 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 CH2OH, ये वाला इस पर टेक करेगा तो हमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर मिलेगी। HOH ये फिक्स है, ये भी HOH फिक्स है, फिर ये H आ गया, ये CH2OH आ गया, ये इधर ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। फिर हमें पता है इस कार्बन पे क्या होगा, हम ये करते आए हैं, इस कार्बन पे ऐसे ऑक्सीजन अटैक करेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH ऐसे हो सकता है, या फिर ये HOH इस साइड भी जा सकता है, HOH ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। यदि ये OH इस साइड गया और यदि ये OH इस साइड गया तो हमें ये पता है इसके नामकरण में परिवर्तन आ जाता है। अब ये OH कौन सी साइड है, दाई साइड है, ये OH दाई साइड है तो इसको बोलते हैं हम एल्फा, ये OH बाई साइड है तो इसको हम बोलेंगे बीटा। और कौन सी स्ट्रक्चर, राइबोज स्ट्रक्चर, तो बीटा राइबोज आ गए, और इतनी एल्फा राइबोज और ये आ गए बीटा राइबोज। हमें पता है कि हमें कौन सी पढ़नी है, बीटा राइबोज, तो बीटा राइबोज वाली स्ट्रक्चर ये होगी। देखो इसको वापस लिखो आप, COH, H, फिर ये फिक्स रहेगा OH, फिर HOH, फिर देखो HCH2OH, ये ऑक्सीजन, ये ऐसा, ये इसको बोलते हैं बीटा राइबोज। अब यदि आपको डीऑक्सी राइबोज और बनाना है तो 1 और 2 नंबर कार्बन है, इस पे हम OH से ऑक्सीजन हटा देंगे। तो देखो COH, H, फिर इससे ऑक्सीजन हटा दो, HH आ गया, फिर HOH आ गया, फिर H आ गया, फिर CH2OH आ गया, और इस तरह ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डीऑक्सी राइबोज, बीटा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये बीटा राइबोज ये RNA में होती है, और बीटा डीऑक्सी राइबोज ये DNA में होती है। बस यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अब देखो आपको यदि, अब मेरे हिसाब से अब आपको पूछ लिया जाए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो 5 मेंबर रिंग है, ये लो 5 मेंबर रिंग बना ली। 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। हमें पता है कि OH जो दाई तरफ है, नहीं बाई तरफ है, उसको ऊपर आएगा, और जो दाई तरफ है वो नीचे आएगा। फिर देखो 2 नंबर पे HH है, फिर 3 नंबर पे HOH नीचे आएगा, फिर 4 नंबर पे CH2OH आएगा, और इधर H आएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है DNA की। इसी प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो 5 मेंबर रिंग बनाओ, ये बना ली। फिर 1 2 3 और 4 आया, फिर 1 नंबर पे देखो HOH, बीटा वाले ही है तो बीटा वाले में OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, फिर 2 नंबर पे HOH नीचे आएगा, फिर HOH आएगा, फिर CH2OH H आएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये आएगी आपके RNA में उपस्थित बीटा राइबोज की। मेरे हिसाब से आपके पूरा समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे दोनों में HH आना चाहिए, और यहाँ पे H और H दोनों आना चाहिए। तो आपको पूछ सकता है कि RNA में कौन सा होता है और DNA में कौन सा होता है। इन दोनों की आपको क्या दे सकता है, स्ट्रक्चर तक दे सकता है, इसकी स्ट्रक्चर भी दे सकता है। संरचना को हमें याद रखना है। मेरे हिसाब से आपने यदि मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला पूरा लेक्चर पढ़ा है तो ये स्ट्रक्चर आप चुटकियों में बना लोगे। अब हम बात करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। देखो DNA में 4 क्षार लिखा हुआ है, DNA में कौन कौन से है, DNA में HgCt, HgCt। अब आपको इनमें से ये पूछता है कि Hg क्या है, Hg प्योर है, प्यूरिन क्षार से मिलकर बना हुआ है, प्यूरिन क्षार से। और Ct किससे मिलकर बना हुआ है, पिरीमिडीन से मिलकर बना हुआ है, पिरीमिडीन से मिलकर बना हुआ है ऐसे। तो DNA में 4 आगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि RNA में भी 4 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन सेम रहता है, लेकिन थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो HgCt ये DNA में होता है, और RNA में क्या होता है, HgCu आता है, HgCu आता है। देखो इन इन इस दो की स्ट्रक्चर अलग है, इन तीन की संरचना समान है।
इनमें डबल वाला है, इसलिए ए और जी ये इन दोनों के डेरिवेटिव क्या होते हैं, प्यूरिन होती है, प्यूरिन। तो आपको पूछ सकते हैं एच जी साहब प्योर होते हैं, तो एच जी क्या है, प्योर है। और ये तीनों किससे मिलकर बने हुए, पिरीडीन स्ट्रक्चर से, तो पिरीडीन, पिरीमिडीन। देखो इनमें एक ही रिंग है, ये पिरीमिडीन वाली रिंग आ गई, सेम रिंग है, इनको बोलते हैं पिरीमिडीन। इस वाली पूरी रिंग को क्या बोलते हैं, प्यूरिन। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्यूरिन। तो आपको पूछ सकते हैं एच जी किससे मिलकर बना हुआ है, प्यूरिन से मिलकर बना हुआ है। और बाकी बच गए तीन, सी टी यू किससे मिलकर बना हुआ है, कट। कट किसको काटोगे आप, तो पिरीमिडिन को काटोगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। इसकी स्ट्रक्चर नहीं पूछते, हालांकि कई बार पूछ लेते, तो आपको याद होना चाहिए कि एच जी तो पिरीडीन आ गया, तो प्यूरिन आ गया, तो प्यूरिन की तो ये स्ट्रक्चर आ गया, आप ये बना लो। इसके अलावा क्या करोगे याद, इसके अलावा इस कार्बन पे यदि आपको एडेनिन है तो एडेनिन पे एक NH2 आएगा, और यदि ग्वानिन है तो C डबल बॉन्ड O NH2 आएगा। बस ग्वानिन है तो C डबल बॉन्ड O और NH2 याद रखना है। एडेनिन ए से पहला आएगा, ए मतलब फर्स्ट अक्षर है ना, तो उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो आएगा NH2। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है, ए पहले से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो आएगा NH2। जबकि ग्वानिन में दो आएंगे, ग्वानिन में कौन कौन से आएंगे, एक C डबल बॉन्ड O भी आएगा और एक NH2 भी आएगा। इसी प्रकार साइटोसिन है, इसमें एक आएगा NH2। थाइमीन है, इसमें फिर इसमें दो आएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। देखो यूरेसिल और थाइमीन की स्ट्रक्चर समान होती है, सिर्फ यूरेसिल में एक CH3 एक्स्ट्रा आता है। तो देखो दोबारा इसको देखो, आप इनको साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपको याद रहे। दोनों प्यूरिन के आगे, तीन पिरीमिडीन के आगे। एडेनिन एक अक्षर से स्टार्ट होता है, एक अक्षर वाले में एक फंक्शनल ग्रुप आएगा NH2। फिर ग्वानिन में क्या आएगा, दो फंक्शनल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O और NH2 आएगा। साइटोसिन, साइटोसिन में एक आएगा, साइटोसिन NH2 एक आएगा। इसके अलावा थाइमीन और यूरेसिल, थाइमीन और यूरेसिल हमें पता है, थाइमीन डीएनए में मिलता है, यूरेसिल आरएनए में मिलता है, दोनों स्ट्रक्चर समान है। दोनों में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O आएगा, दो दो आएंगे, यानी दो C डबल बॉन्ड O आएंगे। लेकिन थाइमीन में एक CH3 एक्स्ट्रा आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही हमें याद रखना है, बाकी सारी सेम है। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, हमें पता है न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें हमें शर्करा भी लेनी है, बेस भी लेना है और फॉस्फोरिक अम्ल भी लेना है। तो किसी सारक के किसी सारक के एक देश स्थिति पर, ये देखो सारक, सारक का मतलब हम जो अब ऊपर पढ़ गए एडिनिन ग्वानिन ये साइटोसिन, ये सारे क्या क्षारक है। तो इसकी एक डेस पोजीशन यानी एक नंबर पोजीशन पे यदि एक नंबर पोजीशन पर क्या जोड़ दिया जाए, शर्करा जोड़ दी जाए, एक नंबर पोजीशन पर ये पूरी शर्करा है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये राइबोज है। राइबोज क्या है, एक अपने आप में शर्करा है। यदि एक डेस पोजीशन पर शर्करा जोड़ दी जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। साइड का मतलब दो, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या है, दो है। कौन कौन से दो है, एक तो शर्करा आएगी इसमें और एक क्या आएगा, क्षारक आएगा, ये न्यूक्लियोसाइड में आएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, तीन आ जाएगी। देखो क्षारक भी आएगा, शर्करा भी आएगी, और 5 पर 5 नंबर पोजीशन पे क्या जोड़ दिया जाए, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दिया गया, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दिया गया। तो यदि आप न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो टाइड में तीन आएगा, क्षारक भी आएगी, शर्करा भी आएगा, फॉस्फोरिक अम्ल आएगा। अब आपको ये पूछ सकता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉस्फोरिक अम्ल किस पोजीशन पे जोड़ते हैं, तो 5 पर जोड़ते हैं। आपको ये पूछ सकता है कि क्षारक किस पोजीशन पे जोड़ते हैं, तो 1 पर जोड़ते हैं, 1 पर। ये आपको याद होना चाहिए। बेस किस पे जोड़ते हैं, तो 1 पे जोड़ते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल किस पे जोड़ते हैं, तो 5 नंबर की पोजीशन पे जोड़ते हैं। और दूसरी बात, आरपीएससी के एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगी, आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए पूरी। मैं तो ये कह रहा हूँ एनसीईआरटी के आप जितने रट्टे लगा सकते हो लगा लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड, आपको पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा होता है फॉस्फोडाइएस्टर, ये रहा, देखो ये रहा, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड कौन से बंधन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो पेंटोज शर्करा के, पेंटोज शर्करा ये रही, इसके 5 हो गया, और 3 कार्बन के मध्य स्थित होते हैं, और 5 और 3 कार्बन के मध्य स्थित होते हैं। एक प्रारूप डाई न्यूक्लियोटाइड का बनना 10.6 में ये दिखाया गया हमें। देखो ये रही शर्करा, ये रही क्षारक, और ये रहा
क्या, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4। इसको देखो, P डबल बॉन्ड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें से H गायब कर दो, तो H गायब करोगे तो ये फॉस्फो डेरिवेटिव आ जाएगा, O- और O-। इसको हम बोलते हैं फॉस्फो डेरिवेटिव। ठीक है, ये कहाँ चला गया, ये रहा P डबल बॉन्ड O- और O- आ गया। ठीक है, ये भी क्षारक शर्करा और ये आ गया, इन आपस में जोड़ो तो ये देखो 5 डेज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, कौन, फॉस्फरस। तो फॉस्फोरिक अम्ल की कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, 5 डेज पोजीशन पे जुड़ता है। 3 डेज पर कौन सा जुड़ता है, एक वापस से, हमें ये पता है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना होता है, तो 5 डेज पर भी जुड़ेगा और 3 डेज पर भी जुड़ेगा। तो आपको पूछ सकता है कि 5 डेज और 3 डेज पर कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे होता है, तो 5 डेज पर भी होता है और 3 डेज पर भी होता है। बस अपने को इतना ही याद रखना है कि फॉस्फोडाइएस्टर कौन कौन सी पोजीशन पे बनता है, तो 5 डेज और 3 डेज। कौन सी, शर्करा के, किसकी, शर्करा के। शर्करा बोले तो राइबोज के 5 डेज और 3 डेज पे कौन जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। बस इतना ही न्यूक्लियोटाइड है अपने को। तो न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियोसाइड आपको पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। देखो, न्यूक्लियोसाइड इसमें होते हैं शर्करा प्लस बेस। न्यूक्लियोटाइड टी से ट्रिपल आ गया, टी टी मतलब ट्रिपल, तीन आएगा इसमें, तो शर्करा प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, अब आपको पूछ सकते हैं बेस कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, तो ये 1 नंबर पोजीशन पे। फॉस्फोरिक अम्ल कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, तो ये 5 नंबर की पोजीशन पे। वैसे अपने को क्लियर हो गया। और इसी से ही आपको पूछ सकता है क्या न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं? नहीं, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से ही इसी का क्या नाम है, न्यूक्लिक अम्ल। इसी से क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब देखो, क्षारक ये किससे जुड़ा हुआ है, शर्करा से, और शर्करा से कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। यस, इसके अन ग्रुप ले लो आप, यही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लिक अम्ल के शर्करा के अनुक्रम से संबंधित सूचनाओं को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये एक शर्करा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक संरचना बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। आप पूछ सकते हैं आपको, डीएनए के हमें पता है द्विकुंडलित ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे संरचना होती है। तो ये संरचना किसने दी थी, तो ये दी थी वाटसन व क्रिक ने दी थी, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की कौन सी संरचना दी, द्विकुंडलित संरचना दी। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल की दो शर्कराएं आपस में कुंडलित रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध रहता है। ये देखो, ये रही, ये आपस में होते हैं, और इनके बीच में सारे क्या है, हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंद होता है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि ए और टी के बीच में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो दो, दो हाइड्रोजन बंद होते हैं। जबकि जी और सी के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे, ये सारी तो ये भी क्षार ग्रुप है और ये भी क्षार ग्रुप है। तो क्षार ग्रुपों के मध्य कौन से बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षारक युगलों के मध्य क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध होते हैं। आपको पूछ सकते हैं एडिनिन और थाइमिन के बीच में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो दो, यानी एक डबल बॉन्ड होता है, यानी दो बंद होते हैं। हाइड्रोजन कितने बंद होते हैं, दो बंद होते हैं। जी और सी के मध्य कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, अब क्षारकों के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध रहते हैं। एडिनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ये देखो, आपको कहीं भी हमेशा ये फिक्स है कि ए और टी आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा, जी और सी के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या एच जी के बीच में बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। क्या टी सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। हमेशा ए टी के साथ में बनाएगा, जी सी के साथ में बनाएगा, फिक्स है ये। ठीक है, आरएनए की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जु की बनी होती है। अब देखो, डीएनए में हमें पता है डीएनए क्या है, द्विरज्जु का है, और आरएनए क्या होता है, एक रज्जु का होता है, एक रज्जु। देखो, डीएनए मतलब ये द्वि कुंडली दिख रही है ना, दो कुंडलियां, उसी प्रकार आरएनए में ओनली एक कुंडली होती है। इसलिए इसको बोलते हैं हम एक रज्जु को। जो कभी कभी आरएनए उपस्थित एक रज्जु के समय को मोड़ने से ही बनती है। आरएनए अणु भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एम आरएनए, एम का मैं बोले तो मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए। इसके अलावा आर आरएनए, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी अंतरण आरएनए।
ये आरएनए वाला टॉपिक है, ये हमारे बायो का पूरा टॉपिक है, बायो में हम ढंग से वहां पे पढ़ेंगे। तो आरएनए और डीएनए का बस यहाँ पे छोटा सा आपको बताया कि भी डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए में क्या चाहिए, आरएनए में क्या चाहिए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब देखो डीएनए में क्या होता है, द्विव कुंडलित होती है। आपको पूछ सकता है कि द्विव कुंडलित के मध्य कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध होता है। क्षारकों के मध्य कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें इसमें दी हुई है। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य डीएनए हमें पता है आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का रासायनिक आधार यानी आनुवंशिकता किसकी वजह से होती है, तो डीएनए की वजह से होती है। इसे आनुवंशिक सूचनाओं की संग्रहण करने की तरह जाना जाता है। तो ये आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहण करता है, यानी डीएनए ही हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना है उनको संग्रहण करने का काम करता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। इसलिए तो हम जब आनुवंशिकता का हमें जो केस वगैरह होता है उसमें पता करते हैं कि ये किसका बेटा है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, डीएनए का सैंपल लेते हैं। डीएनए ही हमें बता सकता है आनुवंशिकता का गुण। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए के अंदर क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक जैसी अपने समान डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकता है, वो कितनी भी कॉपी अपने समान निकाल सकता है, उसकी क्षमता होती है, उसमें सक्षम होता है। तथा पुत्री विभाजन में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है, यानी जब कोशिका विभाजन होगा तो एक डीएनए लाखों डीएनए तैयार कर लेगा। ठीक है। इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का, अब आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको पूछ सकता है कोशिका है, इसके कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण जनरली कौन करता है, आरएनए। यदि आरएनए और आपको आरएनए वगैरह अलग से नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक अम्ल क्या कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन आपको अलग से दिया हो तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। तो यहां से एक चीज और समझ में आई आपके कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। लेकिन उसको संदेश कौन पहुंचाता है, संश्लेषण करने का संदेश कौन पहुंचाता है, डीएनए पहुंचाता है। देखो शरीर के अंदर आरएनए क्या करेगा, आरएनए इसको सिंथेसिस करेगा। लेकिन आपको सिंथेसिस करना है तो आरएनए को कैसे पता चलेगा, तो उसके संदेश कौन देगा, डीएनए देगा। तो संदेश कौन पहुंचाएगा, संश्लेषण का डीएनए पहुंचाएगा। संश्लेषित कौन करेगा, वो आरएनए करेगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। तो आपको पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, आरएनए के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण के संदेश का काम, संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, तो डीएनए करता है। अरविंद खुराना ये हमारे भारत के साइंटिस्ट थे। इनके बारे में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया हुआ तो हमें पढ़ना चाहिए कि अरविंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से इन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद प्रोफेसर का कार्य किया, जिन्होंने खुराना के विचारों तथा दर्शनों को विज्ञान क्रम तथा प्रयत्न की ओर आमुख किया। और 1949 में भारत में कुछ समय ठहरने के पश्चात ये खुराना जी कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। क्योंकि उस टाइम भारत में रिसर्च वगैरह होती नहीं थी और इंग्लैंड अपने से विकसित देश था, तो वहां पे जाके इन्होंने रिसर्च वगैरह स्टार्ट की। और रिसर्च करने के बाद 1968 में डॉक्टर खुराना को आनुवंशिक कोड ज्ञात करने के लिए मार्शल नीरेवर्ग तथा रॉबर्ट हॉली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा भौतिक चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको पूछ सकता है आनुवंशिक का पुरस्कार हमारे भारत के किस साइंटिस्ट को मिला है, तो अरविंद खुराना को मिला है। इसी के साथ हमारा पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा दिया आपको। कार्बोहाइड्रेट में आपने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया। इसके अलावा एमिनो एसिड पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ ली, विटामिन पढ़ लिया, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लिया। सेकंड ग्रेड का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आप यदि 4 वीडियो ढंग से मन लगा के आपने पढ़ लिया तो इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक यदि कोई साथी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए यदि कोई सीरियस है संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए, तो हमारी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, एनसीईआरटी बेस्ड एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। वो लॉन्च होगी 24 सितंबर से, 24 सितंबर से लॉन्च होगी। इसमें हम 25% सिलेबस के 4 मेजर टेस्ट लेंगे प्लस 3 फुल लेंथ के टेस्ट लेंगे। 25% के 20% के हम 5 मेजर टेस्ट लेंगे, 5 मेजर टेस्ट लेंगे।
3 हम फुल लेंथ के टेस्ट लेंगे और 3 ही हम जीके के टेस्ट लेंगे। जीके बोले तो पेपर फर्स्ट के टेस्ट लेंगे। तो देखो वो बेहतरीन, लास्ट टाइम में हमें बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल रहा है। ये कैसे मिलेगा कि 20% सिलेबस के हम 5 टेस्ट लेंगे, उसके अलावा 3 फुल लेंथ के टेस्ट लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक टेस्ट हमारा 31, 41 और 51 रुपए में डिवाइड है। 51 हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए है, 41 हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी जो कि वीडियो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं उनके लिए है, और 31 रुपए हमारे विदाउट वीडियो सॉल्यूशन वालों के लिए, ओनली जो पेपर लेना चाहते हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लास्ट के टाइम पे आपको मेन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। एक बहुत ही सस्ती, सुंदर, टिकाऊ टेस्ट सीरीज। इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे यदि आपने हमारे ये सारे, जो कितने टेस्ट है टोटल, 11 टेस्ट है, ये पूरे 11 टेस्ट आपने दिल से लगा दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हूबहू वैसे के वैसे क्वेश्चन मेन एग्जाम में मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। जिसने हमारी फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड नहीं की है उसका लिंक कहाँ पे मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने साथी ने भी अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, ऐप जरूर डाउनलोड करें। 24 तारीख को एक बड़ा धमाका होने जा रहा है राजस्थान में। इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज किसी ने भी लॉन्च नहीं की है। एक बेहतरीन IITian फैकल्टी के द्वारा आपको सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो भी एक बहुत ही कम प्राइस में। तो जरूर ज्वाइन करें। जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए चैप्टर में।